बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड, जो ईवीएस के हम क्वेश्चंस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें हमने पार्ट 1 देख लिया था 2014 का, जो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो आज पार्ट 2 को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन सीटेट के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। इससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, उसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नीचे मैं लिंक भी दे दूंगी। आप स्टार्ट करते हैं 70 क्वेश्चन से, 75 तक कर लिए थे। तो 76 क्वेश्चन बोल रहा है, पोएम्स एंड स्टोरीज हैव बीन इंक्लूड इन ईवीएस टेक्स्ट बुक फॉर प्राइमरी स्टेज इन ऑर्डर टू। तो जो प्राथमिक स्तर में ईवीएस जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण है। तो जो प्राइमरी लेवल पे जब ईवीएस में जो पोएम्स और स्टोरीज की जो बुक सम्मिलित की जाती है, कि उसका क्या रीज़न है। तो उसके लिए पहला स्टेटमेंट दे रखा है, डेवलप लिटरेसी स्किल इन द स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करने के लिए की जाती है। या फिर प्रोवाइड फन एंड एंजॉयमेंट इन लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना होता है इसलिए किया जाता है। या इंचार्ज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करने के लिए कहानियाँ और कविताएं सम्मिलित की जाती है। या हैव ए चेंज इन रूटीन एंड मोनोटोनी ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्य चर्या और एक सरता में परिवर्तन करने के लिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना, मतलब कि प्रोवाइड करना फन एंड एंजॉयमेंट इन लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट, जिससे बच्चे क्या हुए फन और एंजॉयमेंट करके अधिगम को सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 ले रखा है, 4 पर्सपेक्टिव दे रखे हैं। टीचर्स वर आस्क्ड टू मेक ए प्रेजेंटेशन ऑन द थीम। तो कौन सी थीम दे रखी है, ट्रेवल टू इन क्लास 5th स्टूडेंट। तो कक्षा 5 के बच्चों के लिए ईच ऑफ देम मेनली फोकस्ड ऑन वन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेटजी। तो मतलब क्या है, जो 4 भावी शिक्षकों में कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए एक मूल विषय जो कि यात्रा है, उस पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। तो प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में किस पर एक मुख्य रूप से केंद्रित किया। तो कौन सी जो नीति है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, यूजिंग चार्ट्स टू शो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रेवल्स अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन, मतलब यात्रा के विभिन्न साधनों और विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का प्रयोग करके इस पे फोकस किया गया। या फिर यूजिंग टेक्स्ट बुक कॉन्टेक्ट टू एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रेवल, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या के द्वारा। या फिर थर्ड ऑप्शन दे रखा है, आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रेवल एंड प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक, मतलब कि विद्यार्थियों में यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक होती है बनाने के लिए कहना। या फिर लास्ट ऑप्शन दे रखा है, आस्किंग स्टूडेंट टू नरेट दियर ओन ट्रैवल एक्सपीरियंस यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ ट्रैवल, मतलब विद्यार्थियों में यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो किस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, जो यात्रा जो उनका टॉपिक था क्लास 5th के स्टूडेंट को देख के आपको आंसर करना है। तो आंसर कीजिए, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे अच्छा आंसर इसमें यही दिख रहा है कि आस्किंग स्टूडेंट टू नरेट देयर ओन ट्रैवल एक्सपीरियंस, मतलब विद्यार्थियों में यात्रा के उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो ये सबसे सही स्टेटमेंट दे रखा है। 78 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लिखा हुआ है थिंक एंड डिस्कस, मतलब सोचो और विचार करो। सेक्शन इन 1 चैप्टर ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक इन क्लास 5th इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट में, व्हाट वुड हैपन इफ यू डोंट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर ए वीक इन योर विलेज और टाउन, मतलब कि ये दिया हुआ है जो कक्षा 5 में जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है उस पर सोचिए और चर्चा कीजिए। क्या कथन दे रखा है, यदि आपकी गाँव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल तथा डीजल ना हो तो क्या होगा। तो क्या रीज़न होगा, इसका क्या मोटिव होगा, हमें उद्देश्य बताना है। तो द स्टेटमेंट प्राइमरी एम्स एट, तो कक्षा 5 के जो प्राइमरी बच्चों के लिए इसका क्या उद्देश्य होगा। तो लिखा हुआ है सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट्स ऑन यूजिंग ऑयल, मतलब क्या करना है, जातों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना है। या फिर
असेसिंग स्टूडेंट ऑन सोर्सेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करना है। या प्रोमोटिंग इमेजिनेटिव एंड थिंकिंग स्किल टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ कॉन्सर्न्स, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना हो। या फिर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सिक्योरिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल की जो कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर कीजिए। तो सीधे से सीधा सही आंसर यही है कि थर्ड ऑप्शन दिख रहा है कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। अगर पेट्रोल और डीजल नहीं हुआ तो क्या होगा, तो यही राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 79 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है द टेक्निक ऑफ ए क्लासरूम क्वेश्चनिंग इन टीचिंग ऑफ ईवीएस कैन बी यूज्ड बेस्ट फॉर। तो क्या लिखा हुआ है, ईवीएस की जो पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। तो किसके लिए किया जाता है, 4 स्टेटमेंट दे रखे, एक स्टेटमेंट को समझते हैं। ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए। या एरोजिंग क्यूरियोसिटी इन द लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों में सीखने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए बच्चों में क्यूरियोसिटी आए, इसलिए कक्षा में प्रश्नोत्तर यूज़ किया जाता है तकनीकी का। या प्रमोटिंग प्रैक्टिकल स्किल, मतलब प्रयोगी जो कौशल होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। या फिर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, जो क्लास में डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने के लिए कक्षा में प्रश्नोत्तर जो विधि है उसका यूज़ किया जाता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर है बच्चे में कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि इसलिए यूज़ की जाती है कि बच्चों में क्या सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो, क्यूरियोसिटी आए बच्चों में। तो बच्चे जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उनको चीज़ों को जानने की और जिज्ञासा बढ़ेगी। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन दे रखा है। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज इज टू। तो हमें जितने भी क्वेश्चन है वो प्राइमरी स्टेज को देख के करने हैं। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई के लिए प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो प्राइमरी स्टेज पे बताना है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, डेवलप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। हमें क्या करना है, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करनी है। जो विषय है उसकी मूल संकल्पनाओं की क्या करनी है, समझ विकसित करनी है, ये हमारा मोटिव है। या सेकंड ऑप्शन दे रखा है, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर स्टडीज एट द नेक्स्ट स्टेज, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना हो। या फिर थर्ड ऑप्शन दे रखा है, हेल्प द लर्नर्स लिंक क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कक्षा की जो पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। तो सबसे सही आंसर आप समझ ही गए होंगे कि थर्ड ऑप्शन है कि बच्चे की जो पढ़ाई है उसको विद्यालय के बाहर जीवन जो आउटसाइड द स्कूल है उसकी लर्निंग को लिंक करना। तो बच्चे क्या होंगे, इसको और अच्छी लर्निंग को सीखेंगे। जो उनकी पढ़ाई है इसका मेन मोटिव यही होता है कि बच्चे बाहर की दुनिया को एक साथ लिंक कर सके। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन भी समझ लेते हैं, एक्वायर स्किल्स टू कैरी आउट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, मतलब कि स्वतंत्र रूप से हस्तगत क्रियाकलापों को करने के कौशल अर्जित करना। तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। तो सबसे जाहिर स्टेटमेंट यही है कि जो बच्चे हैं उनको जो उनकी लर्निंग हो, उनको जो क्लास और उनकी जो बाहर की लर्निंग हो उनको लिंक करके उसको बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 81 क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ध्यान रखिएगा, इज सुटेबल एक्टिविटी एट प्राइमरी स्टेज टू सेंटेसाइज स्टूडेंट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ ट्रीज। तो जो प्राथमिक स्तर पे बच्चों को क्या करना है, वृक्ष के जो संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा जो क्रियाकलाप है वो उपयुक्त नहीं है। तो हमें नहीं बताना, याद रखिएगा, सही नहीं बताना, इसमें नहीं मतलब गलत जो है। तो क्या लिखना, ऑर्गेनाइजिंग ए स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑन ट्रीज, मतलब क्या करना है, बच्चों को क्या करना है, वृक्षों पर नारा लेकर प्रतियोगिता आयोजित करनी है। या फिर इनकरेजिंग एवरी स्टूडेंट टू अडॉप्ट ए ट्री एंड लुक आफ्टर इट, मतलब क्या कहना है कि बच्चों को प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाना है, उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना है। या फिर शोइंग चिल्ड्रन स्टोरेज ऑफ लॉक्स ऑफ वुड, बच्चों के लकड़ी के लट्ठों को भंडार दिखाना है। या फिर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, ऑर्गेनाइजिंग ए पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन
ऑन ट्रीज, मतलब वृक्षों पे पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो कौन सा जो कॉन्सेप्ट है कन्वर्सेशन का वो सही नहीं होगा, तो आपको नहीं बताना है तो आंसर कीजिए। तो नारा लेखन जो स्लोगन राइटिंग है इसको भी आयोजित करना, इससे भी बच्चे क्या होंगे, संवेदनशील बनेंगे बच्चों के संरक्षण के लिए। फिर क्या लिखना है, बच्चों को अपना कर अपनी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, जब बच्चे इस चीज़ों को अपने साथ करेंगे, मतलब खुद करेंगे, तो वो ज़्यादा चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, बच्चों पोस्टर विधि के द्वारा भी वो लोगों में जागरूकता फैला सकेंगे। तो थर्ड ऑप्शन जो है, लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, ये बच्चों की संरक्षण की संकल्पना के बारे में बच्चों को संवेदनशील नहीं बनाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो नहीं पूछा गया तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 क्वेश्चन। While teaching the topic on water in her EVS classroom, मतलब EVS में कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ऑर्गेनाइज रोल प्ले ऑन डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर एंड इंडिविजुअल एक्शन ऑफ कंजर्व वाटर, मतलब जो कि अंजलि क्या करती है, अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। तो रोल प्ले मैंने आपको बताया कि जब हम किसी पंच पे जाके क्या करते हैं कि हम अपने रोल प्ले करते हैं, जैसे हर चीज़ों के बारे में एक नाटक एक प्ले करते हैं, हर जैसे जल के लिए हमने किया, तो एक रोल प्ले यही होता है जब अपने ऑडिटोरियम में प्ले किया जाता है। तो इसका जो प्राइमरी लेवल पे इसका क्या एम हो जाएगा इस एक्टिविटी का, तो लिखा हुआ है फोर्थ स्टेटमेंट में, पहला स्टेटमेंट दे रखा इम्प्रूविंग सोशल स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना है, ये इसका एम है। या फिर ब्रेकिंग मोनोटोनी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम की प्रक्रिया को एक रास्ता को तोड़ना है। या फिर इंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की क्रिया में विद्यार्थियों का जो सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना है। या इंचांसिंग स्टूडेंट्स नॉलेज ऑन सोर्स ऑफ वाटर, जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना है। तो कौन सा मेन जो हो जाएगा उसका एक्टिविटी का प्राइमरी लेवल पे क्या एम हो जाएगा, हमें प्राइमरी लेवल को ध्यान में रखना है। हम किसका पार्ट पढ़ा है, जल का पार्ट पढ़ा रहे हैं। तो कौन सा जो है जल को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पे आयोजित किया गया है, तो कौन सा इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसमें राइट स्टेटमेंट यही लग रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुरक्षित करना है, जिससे बच्चे जाओगे जब खुद बच्चे मतलब पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिव होके, तो क्या करेंगे, वो उसके महत्व और उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो थर्ड ऑप्शन सही है। 83 क्वेश्चन है, EVS curriculum at primary state has been developed to include pure science as well as social science concept. This has been done primary too. मतलब मैं समझाती हूँ, प्राथमिक स्तर के जो EVS की जो पाठचर्या है उसको शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। बिल्कुल सही। ऐसा करने का क्यों मोटिव रखा गया कि EVS में जो साइंस और सोशल साइंस को जब कॉन्सेप्ट को दोनों को एक साथ लिखा गया है, क्योंकि इसका मोटिव क्या है प्राइमरी लेवल पर, इनेबल ए लर्नर लुक एट इन्वायरमेंट इन ए होलिस्टिक मैनर, मतलब विद्यार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, ये मोटिव है। या रिड्यूस द नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू बी स्टडीड, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करने के लिए। या रिड्यूस द लोड ऑफ स्कूल बैग, स्कूल के बस्तों का जो बोझ है उसको कम करने के लिए। या रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट टीचर, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करने के लिए। तो क्या इसका मोटिव हो जाएगा, इसको प्राइमरी लेवल पे ध्यान में रख के आपको आंसर करना है। तो सबसे सही आंसर इसमें लिखा हुआ है इनेबल ए लर्नर लुक एट इन्वायरमेंट इन ए होलिस्टिक मैनर, मतलब जो विद्यार्थी है उसको पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, ये इसका मुख्य एम हो जाएगा, मतलब मोटिव हो जाएगा प्राइमरी लेवल पे। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 84 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, लिखा हुआ है EVS which one of the following will be more effective learning experience to emphasize more on social inequalities in an EVS class। EVS कक्षा में जो सामाजिक असमताओं पे अधिक बल देने के लिए कौन सा जो अधिगम और प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। तो क्या दे रखा है, शोइंग वीडियो फिल्म्स ऑन रिलेटेड इश्यू, जो अधिगम है उसके
उसकी समस्याओं पे एक वीडियो फिल्म तैयार करना जो मामला है, जो इशू है हमारे। ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल लेक्चर ऑन रिलेटेड इशू, मतलब एक अलग से एक विशिष्ट भाषण आयोजित करना उस जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं है उसके उसमें उससे मामलों पर। कंडक्टिंग एक क्विज कॉन्टेस्ट ऑन द इशू, जो एक क्विज प्रश्नोत्तर जो विधि है उसका संचालन करना संबंधित मामलों पे। या आस्किंग द स्टूडेंट टू अंडरटेक ग्रुप प्रोजेक्ट, विद्यार्थियों में समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो ईवीएस में जो सामाजिक असमताएं हैं उस पर अधिक बल देने के लिए कौन सा जो सबसे अधिक प्रभावी होगा, आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो फोर्थ ऑप्शन सही है, मतलब अंडरटेक ग्रुप प्रोजेक्ट आस्किंग द स्टूडेंट्स। 85 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हमारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। वाइल डिस्कसिंग लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ए स्टूडेंट सेज, मतलब पसंद नापसंद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसी छात्र ने कहा, क्या कहा, आई एंड माई ब्रदर बोथ लव टू ईट स्नैक, मुझे और मेरी माँ को दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स, जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, वी गो टू ए नियर बाई होटल एंड ईट लिंगहू फेन, तो हम भी पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। तो दिस स्टूडेंट मस्ट बिलोंग्स टू, तो ये जो छात्र है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, किस जगह की बात कर रहा है जहाँ पे लिंगहू फेन जो सांप की जो ये है ये खाना पसंद करता है। तो हमें उस जगह का नाम बताना है। असम में है, हांगकांग में, उड़ीसा में या अरुणाचल प्रदेश। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें मैंने आपको समरी में बताया। तो हांगकांग में जो लिंगहू फेन जो सांप खाते हैं, तो हांगकांग करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही है। 86 क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रेल स्क्रिप्ट, तो ब्रेल लिपि के बारे में हमें कोई अध्ययन कीजिए। तो हमें इसमें स्टेटमेंट में कौन सा सही स्टेटमेंट है हमें आंसर करना है। तो लिखा हुआ है, ब्रेल इज रिटन ऑन ए थिक पेपर बाय मेकिंग डॉट्स, मतलब रेज पॉइंट्स, मतलब ब्रेल को मोटे कागज पे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। बिल्कुल जो ब्रेल लिपि होती है वो मोटे कागज पे लिखी जाती है। लिखा हुआ है, दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन, लिखा हुआ बेस्ड ऑन 8 पॉइंट्स, मतलब ये जो लिपि है 8 बिंदुओं पे आधारित होती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही दे रखा है। लिखा है, रोज ऑफ डॉट्स आर मेड विद ए पॉइंटर टूल, जो ये जो बिंदुओं की जो पंक्तियाँ होती है किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, इट इज़ रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेड डॉट, इसे उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। बिल्कुल जो ब्रेल लिपि होती है प्राइमरी लेवल पे जो बच्चों को क्या किया जाता है, तो बिल्कुल जो ब्रेल लिपियों की जो अंधे बच्चों के लिए होती है उस पर क्या उभरे हुए बिंदुओं पे हाथ फेर कर ही पढ़ा जाता है। तो चौथा ऑप्शन भी सही है। तो उस पर सही स्टेटमेंट बताना है, तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो पहला दूसरा हमारे सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 87 क्वेश्चन दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो हमें सही स्टेटमेंट बताना है। तो एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वंस, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते वो बच्चे देते हैं। या फिर एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर्स ऑन देयर बॉडी ले एग्स, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। या फिर एनिमल्स डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वंस, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। या फिर फोर्थ स्टेटमेंट दे रखा है, एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी ले एग्स, जिन जानवरों के बाहरी कान व बाल होते वे अंडे देते। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो हमें सही स्टेटमेंट चुनना है। तो आंसर कीजिए फटाफट से। तो सीधी सी बात मैं पहले आपको बता दूं, देखो जिन जानवरों के बाहर पे कान व बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके शरीर पे बाल व कान नहीं होते हैं मतलब छुपे होते हैं तो वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो इसी हिसाब से हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है और स्टेटमेंट सेकंड सही हो जाएगा। सीधे से याद रखें, जिनके कान व शरीर पे बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान व शरीर पे बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। तो पहला और दूसरा फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो ए और बी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 88 क्वेश्चन दे रखा है, लिखा हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बी कीपिंग, मतलब मधुमक्खी पालन जो होती है बी कीपिंग के विषय में हमें सही स्टेटमेंट बताना है। तो क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। लिखा हुआ जनवरी टू मार्च, लिखा हुआ है जनवरी टू मार्च
जो होता है सबसे अच्छा महीना होता है जो क्या कहते हैं मधुमक्खी पालन के लिए, या हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर। जो मधुमक्खियाँ होती है वो लीची के फूल पे अट्रैक्टिव होती है, मतलब लुभाती हैं उन्हें। बॉक्सेस आर नीडेड फॉर कीपिंग बीज एंड स्टोरिंग हनी प्रोड्यूसिंग बाय देम। जो मधुमक्खी पालने उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। या फिर शुगर इज परचेज टू मेक सिरप फॉर हनी बीज। मतलब क्या करना चाहिए, जो मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल जो बनाया जाता है उसके लिए चीनी खरीदी जाती है। तो मधुमक्खियों के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। तो मधुमक्खी जो पालन का जो समय होता है वो जनवरी से मार्च तक का नहीं होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। ये एनसीईआरटी में आपको बाकायदा दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी आप पढ़िएगा। तो मैंने एनसीईआरटी की थ्योरी कराई है, उसमें भी मैंने बताया है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है तो ये पहला तो गलत हो जाएगा। और लीची के जो फूल है वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये भी सही है। और क्या मधुमक्खी पालन के लिए हमें क्या शहद जो भंडारण है उसके लिए बक्सों की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये भी सही है। और मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, बिल्कुल सही। जो घोल बनाया जाता है उससे चीनी तो खरीदी जाएगी, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट किस में दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 89 क्वेश्चन दे रखा है। लिखा हुआ है कि ए स्टूडेंट नोटेड डाउन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन हर डायरी अबाउट हर जर्नी अहमदाबाद टू, कहाँ की लिखी हुई है, नागरकोइल। तो उसके बारे में यात्रा में उसने डायरी में नीचे कुछ जानकारी दी है। डेट दे रखी है, स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, स्टेशन के छोड़ने का समय, गांधीधाम से दूरी। तो उसमें डेट दे रखी है एम स्टेशन जो अहमदाबाद और नागरकोइल है, और टाइम दे रखा है 11:30 से 4:45, और स्टेशन छोड़ने का टाइम दे रखा है। यहाँ पे कितनी किलोमीटर दूरी है, तो ये 301 है, आपको बता दूँ। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। तो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन द फॉलोइंग कंक्लूजन वियर जो ड्रॉन की गई है, तो कौन सा नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन अहमदाबाद एंड नागरकोइल इज 2348 किलोमीटर। जो अहमदाबाद और नागरकोइल की जो दूरी है वो कितनी है, 2348 किलोमीटर है। तो जिसमें आप देख लीजिए यहाँ पे 2649 दे रखा है नागरकोइल से, और यहाँ पे दे रखा है 301। जब इनको आप माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2348 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। इस दूरी को रेलगाड़ी में 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। तो जब आप इसमें टाइम निकालेंगे तो 40 घंटे नहीं, इसमें 28 घंटे 55 मिनट आएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस दूरी को रेलगाड़ी में 28 घंटे 55 मिनट में तय करता है, तो ये मैंने अभी आपको बताया, तो सही है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, रेलगाड़ी की जो एवरेज स्पीड है वो ट्रेन की वो अबाउट 18 किलोमीटर पर आवर। जो रेलगाड़ी की औसत चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिल्कुल जब 4 बटे दूरी बटे समय लगाएंगे तो जो उसकी रेलगाड़ी की जो हमारी चाल आएगी वो कितनी आएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट हमारा सही है, ए सी डी। तो पहला ऑप्शन ही सही है, ए सी डी हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन दे रखा और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस 2014 के पेपर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में बी ऑब्टेन फ्रॉम ए रिवर्स रेल टिकट। नीचे दी गई जानकारी की में एक आरक्षित रेल टिकट से क्या प्राप्त होता है, कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। अभी मैंने आपको रेल टिकट में बताया था, उसमें देखो लिखा होता है क्या क्या जानकारी दे रखी थी। तो डेट एंड टाइम ऑफ बुकिंग, डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी, मतलब टिकट बुक कराने की तारीख और समय और यात्रा शुरू करने का तारीख और समय दिया होता है। या फिर कोच नंबर, ब्रीथ नंबर एंड फेयर, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर, किराया, या फिर नेम, एज एंड सेक्स ऑफ द पैसेंजर, ये दिया होता है। यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। या फोर्थ दे रखा है ट्रेन नंबर विद नेम, बोर्डिंग स्टेशन एंड लास्ट स्टेशन, मतलब ट्रेन पकड़ने का जो स्टेशन है पकड़ी जा रही है और अंतिम स्टेशन का नाम। या डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल एंड द डेस्टिनेशन, मतलब अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही से आप आंसर कीजिएगा। इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। ये आंसर मैं आपको बताऊँगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, आपने भी सफ़र किया होगा तो पता ही होगा। तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊँगी। तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।